नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्ज़ाम होना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपके समक्ष वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2006 तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न आए हैं, हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले आपके जीएस को कवर कर रहे हैं भाई। जीएस यानी जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। आज ये हमारा आपका 19वें नंबर का लेक्चर है या 19वीं पाली में जो आपकी परीक्षा पूछी गई है 2006 की, हम आपकी उनको कवर करें भाई। और मैं आपको बता दूं, ये आपकी अंतिम पाली होगी भाई। ये आज आपका अंतिम एग्जाम होगा, जिसकी तिथि एग्जाम की कब थी? वर्ष 2006 में। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, लेकिन अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद आपका जो है सबसे नया वेद है, जिसमें जादू टोना वशीकरण सारी चीजें इसी में है भाई। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ऋग्वेद चारों वेदों, यानी कि चारों वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। रचाएं कितनी हैं? 10,462 रचाएं। और जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित होता है, इसे हम होत्र कहते हैं, होत्र। इसके तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में ओम भूर्भुवस्सुः यानी गायत्री मंत्र है। और ये किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल क्या है? इसमें सोम देवता को समर्पित है। कभी कभी ऋग्वेद का 10वां मंडल भी पूछा था भाई। ऋग्वेद का 10वां मंडल किससे संबंधित है? 10वें मंडल में जो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र अर्थात जो आपके चारों वर्ण हैं, इन चारों वर्ण की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी गई मुख से, कि जो ब्राह्मण मुख से बोल देगा वो ही आपका सत्य हो जाएगा। क्षत्रिय माना भुजा से, कि क्षत्रिय का कार्य क्या है? क्षत्रिय का कार्य सिर्फ और सिर्फ रण में लड़ना होता है। वैश्य क्या है? वैश्य क्या आपकी उत्पत्ति मानी है जंघा से, जंघा। और शूद्र की जो उत्पत्ति मानी है वो मानी आपके पैरों से, जो आपके पैर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? तो जैन क्या मानते थे? महावीर स्वामी जी को अंतिम तीर्थंकर मानते थे, तीर्थंकर। जैन धर्म के धर्मावलंबी महावीर को जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर मानते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें जराम्भिक गांव के समीप रजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वे जिन, अहर्त और निगृहंत कहलाए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे तथा 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। देखो, जैन धर्म का संस्थापक किसे कहते हैं? ऋषभदेव को। ऋषभदेव, क्योंकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। लेकिन पूछेगा जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर, अगर वास्तविक संस्थापक आएगा, वास्तविक संस्थापक में आप जो है वास्तविक संस्थापक में आप क्या लगा दोगे? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर हुए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण बोले तो इनकी मृत्यु
कहाँ पर हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व को, और इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कब, कौन सी वर्ष हुआ था? 80 साल की आयु में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? कुशीनारा या कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी वन में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया, और इन्हें घर त्यागने की इसकी घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और 6 वर्ष के बाद उन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनका पहला उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो इन्हें इतिहास में किस घटना के नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश तो ये दिए थे कौशल देश की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। ठीक है, और बाकी जब हम ये गौतम बुद्ध के बारे में पूरी चर्चा जब सब तरीके से पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में सारी चर्चाएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को विजित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या उसका दामाद भी था भाई। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। दक्षिण भारत को विजित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल 1296 से लेकर 1306 ईस्वी तक था। उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी। मलिक काफूर एक प्रकार से किन्नर था। उसने सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में वर्तमान तेलंगाना पर आक्रमण किया। वहां के शासक रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखने और सेना को नगद वेतन देना आरंभ किया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको आरंभ किया था। सिख धर्म में पाहुल प्रणाली सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ की थी। इस प्रणाली को अमृत संस्कार या बपतिस्मा समारोह कहा जाता है। इस विधि के लिए तैयार जल को पाहुल कहा जाता है। इस पवित्र जल यानी पाहुल को सिख धर्म स्वीकार करने के इच्छुक लोगों को दिया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन कमेंट में आप मुझे बताओ, जो आपके सिख गुरु थे 10वें, उनका जन्म यानी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये आपका बम्बई से ठाणे के बीच होता। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में ब्रिटिश के काल के दौरान लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बम्बई से ठाणे के बीच हुआ था। और ये ट्रेन आपकी जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी। जो कि 34 किलोमीटर की रेंज में ये ट्रेन आपकी चली थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, यहाँ पर अगर ऑप्शन है कोलकाता, अहमदाबाद, भड़ौच और मछलीपट्टनम। तो ऑप्शन के हिसाब से हम मछलीपट्टनम को लगा देंगे। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। अगर ऑप्शन में सूरत होता तो हम सूरत लगाते भाई। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री 1613 में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में
किससे अनुमति ली थी? जहांगीर से अनुमति ली थी। ये जो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री थी, ये आपकी टेम्परेरी थी, अस्थायी थी। लेकिन सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री जो है, स्थायी फैक्ट्री वो कहाँ की थी? सूरत में। कब? 1613 में। इससे पहले 1608 में भी जो है, 1608 में भी जो है पश्चिमी तट पर सूरत में जो है इन्होंने फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन है। तो पहले हम सभी कथनों को पढ़ते हैं भाई। पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। ये बिल्कुल सही है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। दूसरा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रथा बना दी गई थी कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तीसरा, वह सामान्यतः 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। ये भी सही है भाई, ये भी सही है। वैसे तो आर्टिकल 156 का क्लोज 1, 156 का क्लोज 1 ये कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। प्रसाद पर्यंत काम करेगा। या तो वह 5 वर्ष की आयु या उससे अधिक भी या उससे कम, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसकी पदावधि कितनी रखे भाई। नेक्स्ट, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि से पहले भी पदच्युत हो सकता है या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये गलत है भाई। ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है राज्य के पास या संसद के पास कि राज्यपाल को हटा दे, यानी राज्यपाल को हटाने की कहीं भी भारतीय संविधान में कोई भी प्रथा नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ही तब चाहे उसको हटा सकता है। आर्टिकल 156 के क्लोज 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी वो पूर्ण तरीके से राष्ट्रपति पर ही निर्भर रहता है भाई। हम इसकी जो व्याख्या पढ़ते हैं भाई, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। इसकी व्याख्या है, संविधान में किसी भी राज्य के राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में किस परिस्थिति में कटौती की जा सकती है? देखो, सभी पद अधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति और आपका उपराष्ट्रपति जब कभी भी आर्टिकल 360 के तहत आपका वित्तीय आपात लगा हो तो वित्तीय आपातकाल के तहत सभी पदाधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, छोड़कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल में जो है आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में किसी परिस्थिति में कटौती की जा सकती है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में मात्र वित्तीय आपातकाल के दौरान ही कटौती की जा सकती है। संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसका विषय है? यानी जो आपका इकोनॉमिकल प्लानिंग है वो कौन सा विषय है? तो आपको बता दें, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र की सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। केंद्र की सूची पर जो कानून बनाएगी वो बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य की सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र प्लस राज्य दोनों बनाएगी। ठीक है भाई। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र सूची
राज्य सूची और समवर्ती सूची से बाहर होते हैं, उन विषयों को हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय यानी ऐसे विषय जो ना तो केंद्र की सूची में हो, ना राज्य की सूची में हो, और ना केंद्र और राज्य की सूची दोनों से सूची से बाहर हो, यानी समवर्ती सूची से बाहर हो, उन सूची को हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय के जितने भी विषय होंगे उन पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी संघ सरकार बनाएगी। ये आर्टिकल 248 के तहत प्रथा की गई है, और ये प्रथा भारत की प्रथा नहीं है बल्कि कनाडा से ली गई है, कनाडा। और ये जो आपकी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने की प्रथा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आपका वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको ऊपर बता के आया हूं। अवशिष्ट सूची जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है, निम्न में से किस में निहित है? तो किस में निहित है? संसद में निहित है। वैसे संसद ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, हम इसमें संघ सरकार लगाएंगे, संघ सरकार, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार का विषय है जो कि संसद की शक्ति में निहित है, अर्थात इन विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियां ऐसा विषय है जिनका उल्लेख 7वीं अनुसूची के तीनों सूचियों में नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूं भाई। इसकी चर्चा अनुच्छेद 248, और ये कहां से ली गई है? ये ली गई आपकी कनाडा से भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए भाई, पहली बार में आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि राज्य सरकार को बर्खास्त कैसे किया जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखेंगे, हाँ, ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा आप वेट कीजिए भाई, वेट करा करो और थोड़ा सोचा करो भाई। 99% क्वेश्चन आपके सोचने मात्र से ही ठीक हो जाते हैं भाई। आप मुझे बताओ, राज्य की सरकार कब बर्खास्त होती है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, और राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है? आपका राष्ट्रपति। तो और राष्ट्रपति ही आपको क्या है? राज्य सरकार को बर्खास्त करता है, यानी वो राज्य सरकार के सभी कार्य अपने हाथों में ले लेता है भाई। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। यह अधिकार राष्ट्रपति के संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत प्राप्त होता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर राज्य सरकार को बर्खास्त करने व राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की संस्तुति की जाती है। यानी आधार क्या है? आधार है आपका कि राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होना, आर्टिकल 356। एक आर्टिकल और पूछा जाता है, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 होता है कि जब राज्य केंद्र के द्वारा निर्देशित कार्यों को सही तरीके से नहीं करता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सहायता से वहां भी आपका राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है भाई। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख है। एक प्रकार के संविधान संशोधन में संसद का विशेष बहुमत प्राप्त होता है, जबकि दूसरे प्रकार के संशोधन में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों के आधे से अधिक विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी। देखो, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा भाई, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। दूसरा, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण। देखो, ये आपका हो सकता है भाई, राइट आंसर ये हो सकता है, क्योंकि जब निर्वाचन हुआ था तो निर्वाचन होने के बाद आपकी 73 सीटें ही आपके मुस्लिम लीग को मिली थी, और 73 सीट मिलने पर क्या है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग ने अपना मुंह मोड़ लिया था भाई, अपना मुंह मोड़ लिया था।
थर्ड ऑप्शन की तरफ देखते हैं, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ये बिल्कुल राइट है भाई। अब इसमें क्या है, इसमें आपका सी आंसर इसमें आपका दिया गया एग्जामिनर की तरफ से सी, क्योंकि सभी तो है नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है भाई। और इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है, लेकिन ज्यादा सटीक जो है, ज्यादा सटीक आपका सी है भाई। इसके व्याख्या पढ़ता हूं, मुस्लिम लीग पार्टी ने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा व पाकिस्तान नामक एक अलग मुस्लिम देश की मांग पर था। ज्ञात हो कि संविधान सभा के लिए कराए गए निर्वाचन में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य ही निर्वाचित हुए थे। अब आपके कूट एक को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है भाई। इसको लगाते हैं भाई। देखो, सोयाबीन है, कपास है, काली मिर्च है और आपको जूट है। देखो कुछ भी नहीं पता, आपको इतना पता है कि जूट तो आपका होगा भाई सीधा पश्चिम बंगाल में भाई। काली मिर्च के लिए आपको पता है वास्को डिगामा जैसे जो भी यूरोपीय थे वो आपके कहा साउथ में आए थे और ज्यादातर केरल में। तो तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, यानी बी और डी में से कोई सा आंसर होगा, यानी ए कट गया और आपका सी कट गया भाई। ये तो है नहीं। सोयाबीन यानी जितने भी मोटे अनाज है, जितने भी आपके मोटे अनाज है, जैसे सोयाबीन वगैरह होगा, बाजरा हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें, ये लगभग आपके जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है, ये वही ज्यादातर होगा भाई। और कपास कहाँ है? कपास गुजरात में भाई। तो इसका ऑप्शन होगा 1, 2 और तीसरे का चौथा, 1, 2, 4 और 3। तो ये आपका हो जाएगा 12, 43। अच्छा मैंने ये काट दिया है, सॉरी भाई, इसको मैं हटा देता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3 का भाई 1, 2, 4, 3, लेकिन इसने आंसर दिया आपका बी। ये गलत है भाई, आप खुद देख लो। सोयाबीन कहाँ है? सोयाबीन मध्य प्रदेश, कपास गुजरात, काली मिर्च केरल, जूट आपका पश्चिम बंगाल भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? आपको पता है कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बल्कि एस्टरी बनाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बल्कि एस्टरी बनाती है। ताप्ती नदी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम को प्रभावित होकर अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पहली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल पर्वत, यानी बैतूल पर्वत भी और बैतूल जिला भी है, के मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। नदी के मुहाने में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित त्रिकोणीय दलदल भू आकृति को डेल्टा कहते हैं, जबकि एस्चुरी नदियों का ऐसा मुहाना है जहां नदियों का आकार फलन होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक तरफ संयंत्र है और एक तरफ राज्य है। ए है बोकारो, भिलाई, स्टील कोच कारखाना और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। बोझा, भिच, दुपराव, ये आपके 4 स्टील संयंत्र भाई हमारे। और ये किस किस की सहायता से लगे? RRBG। देखो बोफोर बोकारो झाफुर झारखंड, बोकारो झारखंड में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पैपुर पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला आपका ओडिशा में है। किसकी सहायता से लगा? बोकारो लगा रूस की सहायता से, भिलाई लगा रूस की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और राउरकेला आपका जर्मनी की सहायता से। अब देखो बोकारो कहाँ है? अब बोकारो आपको झारखंड में, पहले का 4 हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 4। भिलाई कहाँ है? भिलाई आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, दूसरे का हो जाएगा 3, तो 43 आपका है। तो अभी मैं देख लेता हूँ एक बार, 43 है, तो 43 कहाँ है? पहले में यही 43। तो आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे भाई। इसके व्याख्या पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा आपके दिमाग में और भी क्लियरिटी आ जाएगी भाई।
और ये जो मैंने आपको चारों बताए थे, बोकारो, भिलाई, छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर, ये सारे क्या थे? आपके स्टील संयंत्र थे। बोकारो इस्पात कहाँ आपका? बोकारो इस्पात यानी इस्पात माने स्टील, झारखंड में। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में। इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ है? तमिलनाडु में। और आपका डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? वाराणसी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना भाई। कोयम्बटूर, राउरकेला, देखो राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है और राउरकेला में क्या है? लौह इस्पात है। तो आपको पता है कि राउरकेला में क्या है? लौह इस्पात। कपूरथला, कपूरथला, कपूरथला में रेल डिब्बे, मतलब रेल के डिब्बे। और बरौनी में क्या? बरौनी में आपका तेल शोधन कारखाना है। तो बरौनी में क्या? बरौनी में आपका तेल शोधन कारखाना है। कपूरथला में क्या है? कपूरथला रेल के डिब्बे बनते हैं। और कोयम्बटूर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले का है 4, दूसरे का 3। इसके व्याख्या पढ़ता हूं भाई। कोयम्बटूर, देखो ये ही ज्यादातर इस्पात कारखाने या यही कारखाने आपसे पूछ जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। 2006 से लेकर आप 2024 तक देख लो, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। कोयम्बटूर क्या है? कोयम्बटूर आपका सूती वस्त्र उद्योग है, तमिलनाडु में। राउरकेला ओडिशा में लौह इस्पात है। कपूरथला कहाँ आपका? रेल के डिब्बे बनते हैं। बरौनी कहाँ आपका? ये तेल शोधन कारखाना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिन रात किसके कारण होता है? तो दिन रात आपका जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जो पृथ्वी का रोटेशन है। देखो जैसे कि आप सभी को पता है कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर आपको सामान्यतः पता है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तब जाएगा आपको 24 घंटे होते हैं भाई। सूर्य क्या है? जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा भाई, सूर्य का प्रकाश अगर इस क्षेत्र में पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिन होगा भाई। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पीछे उसकी रात होगी भाई। और ये जब तक घूमेगी ना, जब ये वाला जो हिस्सा होगा ये कम से कम 12 घंटे में इसको घूमेगी भाई। यानी इस क्षेत्र में 12 घंटे में दिन रहेगा भाई, जो क्षेत्र में आपको बता रहा हूं। ठीक है, बाकी जो पीछा हिस्सा है वो उसमें रात रहेगी भाई। यानी पृथ्वी आपको पता है अपना एक चक्कर जो पश्चिम से पूर्व घूम रही है, अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है भाई। जब ये 24 घंटे में पूरा करेगी तो 12 घंटे जहां सूर्य के सामने आएगी वहां तो दिन होगा, जहां इसके पीछे है वो रात होगी भाई। अब 12 घंटे और ये 12 घंटे ये तो 24 घंटे होगा भाई। तो 24 घंटे में सूर्य मतलब पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा करती है, और इसी चक्कर को पूरा करने में 12 घंटे का दिन हो जाता है, 12 घंटे की रात हो जाती है भाई। तो ये पूछ रहा है कि ये किसके कारण है, यानी दिन रात किसके कारण होते हैं? तो दिन और रात होते हैं जो पृथ्वी रोटेशन करती है, जो पृथ्वी रोटेशन करती है उसके कारण ही आपका दिन रात होता है, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी पर दिन रात बनने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, रोटेशन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग कितना है? 1667 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और अपने अक्ष से और जहां तक घूमती है वहां कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मधुशाला किसकी कृति है? देखो आप अब मुझे बताओ, अब मैं 2006 का सेट आपके समक्ष आपको करा रहा हूं, आपने 2024 के भी सेट किए हैं। मधुशाला कितनी बार पेपर में पूछी गई है, आप इसकी चर्चा खुद कर सकते हैं। तो मधुशाला पुस्तक के राइटर कौन है? तो ये हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। इनकी अन्य रचना कौन कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, टूटी छूटी कड़ियां, नीड़ का निर्माण फिर, सतरंगिनी, मधु कलश और एकांत संगीत। एक किताब और आपकी पूछी जाती है सत्येंद्र चट्टोपाध्याय की। सत्येंद्र चट्टोपाध्याय, कौन सी किताब है? किताब का नाम है देवदास। ये कई पेपर में पूछे गए देवदास। आगे बढ़ते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? जे थॉमसन के द्वारा। सन 1898 में जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। इसे ही प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के धनावेश पूरे आयतन में एक समान रूप से होते हैं। इसी तरह ऋणात्मक आवेश पूरे परमाणु भी इसी तरह ऋणात्मक आवेश वाले परमाणु भी पूरे आयतन में एक समान रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स तथा पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को पंपास तथा उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। यही क्वेश्चन पूछता है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अधिनियमित किया गया था? अधिनियमित। भारतीय संविधान को कब आत्मार्पित किया गया था? यानी आत्मा से अर्पित, आत्मार्पित। या भारतीय संविधान को अंशतः कब लागू किया गया था? अंशतः लागू, देखो लागू तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंशतः यानी कुछ हिस्सा कब लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया गया था। लेकिन अब कितने हैं? भाग 25 हैं। अनुसूची कितनी है? अनुसूची 12 है आपकी। और अब अनुच्छेद कितने हैं? लगभग आपके 468 प्लस आपके अनुच्छेद। भाई अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ? तो यह हुआ था 1995 में, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में 1 जनवरी को की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुविधाजनक बनाता है। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक और आता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। और इसका मुख्यालय कहाँ? WHO का मुख्यालय भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। लेकिन अगर पूछे वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका वॉशिंगटन DC यानी USA। DC बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की? तो 1944 में।
1944 में। लेकिन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है भाई, देखो इसको याद करने का तरीका भाई, 22 का पहाड़ याद कर लो भाई, 22 दूनी 44 और 22 थी 66। 66 में आपका जो एशिया का बैंक था एडीबी, जिसका मुख्यालय मनीला में, और 44 में आपका वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में। आगे बढ़ते हैं भाई। येन, येन किसकी मुद्रा है? येन है आपकी जापान की। आपको बता दूं फिर से कि आपने देखा होगा कि दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। येन जापान की मुद्रा है, युआन चीन की मुद्रा है, वान दक्षिण कोरिया की है, और नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा का नाम है। लेकिन चाइना की मुद्रा आपको एक और कंफ्यूज कर सकती है भाई, रेन मिनबी। रेन मिनबी, रेन मिनबी भी जो है आपकी चाइना की मुद्रा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम सैटेलाइट उपग्रह कौन सा है? तो आपका आर्यभट्ट है। जब हमारा जो है राष्ट्रपति इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था पूरे देश में, उसी वर्ष से आपको भेजा गया था 1975 में। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित यह उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो समिति का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। सॉरी, इसरो नहीं भाई, इसरो नहीं है ये, मैंने सोचा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लिखा है, ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान है भाई। ये कब समिति बनी थी? 1962 में, जिस वर्ष आपका जो है मतलब हमारा भारत और चाइना का युद्ध हुआ था भाई। लेकिन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त को हमारी 1969 में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैंने आपसे बताया था पीछे की कई बार पेपर में पूछा गया कि देवदास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? देखो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, श्रीनिवास रामानुजन। रॉबर्ट कैनिगल द्वारा वर्ष 1991 में लिखी गई पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जीवनी है। तो भाई ये थे आपके 30 क्वेश्चन। 30 ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2004 में जो आपकी परीक्षा हुई थी भाई, सॉरी 2006 में। तो भाई आप मुझे बताओ कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा भाई। दूसरा भाई आप मुझे कमेंट में बताओ आपके क्या सुझाव है भाई, कमेंट में आपके क्या सुझाव है। मैं आपको बता दूं मैं अभी क्या करने वाला हूं आपके समक्ष। अभी मैं 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा भाई, 50 प्रैक्टिस सेट, वो भी जीके के, प्लस उत्तर प्रदेश जीके, प्लस आपका जो है करंट अफेयर, दूसरा यूपी की करंट अफेयर भाई। ये मैं एक 2 3 और 4 ये 4 चीजें आपके समक्ष जल्दी ही कल परसों से स्टार्ट कर दूंगा। और दूसरा हिंदी के लिए अभी सुमित सर थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं भाई, उनके बच्चे की तबीयत खराब है। दूसरा ये है उनको अभी जॉब से टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी हिंदी भाई मैं जल्द ही आपके समक्ष स्टार्ट करने वाला भाई। तो भाई आप मुझे बताओ आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसे लगा भाई। और दूसरा आपका कोई भी सुझाव हो भाई, सुझाव आप मुझे जरूर बताओ। मैं इतना कहता हूं कि भाई मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है वो छोटा है, लेकिन इतना इसमें इतना दम है कि ये किसी को भी बीट कर सकता है भाई। आपके समक्ष मैंने लगभग 19 प्रैक्टिस सेट कराए भाई। औसत अगर देखूं तो 45 क्वेश्चन का औसत आता है भाई। 40 का लगा लो, 19 गुणा 40 लगा लो। आपके इतने क्वेश्चन तैयार हो गए, 19 पेपर, 50 पेपर मैं आपको और कराऊंगा भाई। लगभग आपके 70 पेपर हो जाएंगे भाई। और इन पेपरों से भाई आपका जीएस का क्वेश्चन तो भाई बाहर जाएगा नहीं। दूसरा ये है कि भाई आप एक सटीक दिशा में तैयारी करें भाई, आप एक सटीक दिशा में तैयारी करो। अब देखो भाई इतना समय नहीं है कि मैं आपको स्टैटिक पोर्शन भी करा दूं भाई, ठीक है भाई। तो भाई दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।